नमस्कार दोस्तों, आज इस क्लास में हम जानने वाले हैं अभी हाल ही में 2026 में कुछ एग्ज़ाम्स हुई और उन एग्ज़ाम्स में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कितने डीप पूछे जा रहे हैं। आपको आज हम महसूस करा देंगे। आपको खुद को महसूस हो जाएगा कि वर्तमान में वास्तव में एग्ज़ाम्स के अंदर इतने डीप क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। बहुत ही डीप, वेरी डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्वागत है आप सभी का रेलवे नॉलेज चैनल पर। मैं हूं आरवी सर और लेकर हाजिर हूं एक नई क्लास आपके लिए। और उस क्लास में आप सीखने वाले हैं बहुत शानदार चीज़ें। अब बहुत शानदार क्या क्या सीखने वाले हैं उनकी भी बात करेंगे दोस्तों। वही सारी है ना, ऑडिबल है? ठीक है, चलिए। तो आज आपको रियल में ये फील होगा कि रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में भी क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इतने शानदार क्वेश्चन और इतने डीप स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन सभी क्वेश्चन की हम बात करेंगे डिटेल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को। ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल से अगर आप लोग जुड़ना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन रहता है। और अगर आपको स्टडी मटेरियल की नीड है तो ये महाकाल सीरीज़ है हमारी, और इसके अंदर 2026 के लेटेस्ट क्वेश्चन, अभी के करंट क्वेश्चन जो हमेशा आपके काम आएंगे किसी भी एग्जाम में। तो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। अगर आपको स्टडी मटेरियल की नीड है इन एग्जाम्स के लिए तो आप स्टडी मटेरियल के लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके ऊपर आप व्हाट्सअप मैसेज करें, व्हाट्सअप ओनली, और आप लिख के भेजें कि आपको किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, कैसे आप मैटर आपको चाहिए। वो मैटर हमारी टेक्निकल टीम आपको अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश करेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पहले क्वेश्चन से डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। अगर डेडिकेशन, ये तो एक बार थोड़ा सा मोटिवेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड परसेवरेंस फॉर रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स। ओनली व्हाट्सअप करिए, ये नंबर हमारा है 7014682229। और अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपको दिखा देते हैं जरा कि आजकल कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। दिखाई दे रहा है दोस्तों? चलिए अब देखिए, यहाँ नजर आ रहा होगा आपको। अभी हाल ही में जनवरी के अंदर कुछ एग्जाम हुए और उन एग्जाम्स में ये जो चीज़ें पूछी गई उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या पूछा गया उन एग्जाम्स में? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ट्रेनिंग पीरियड ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कैंडिडेट्स अपॉइंटेड इन टेक्नीशियन कैटेगरी। टेक्नीशियन लगते हैं बहुत सारे रेलवे में, टेक्नीशियन आते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। इंजीनियरिंग हुआ, एसएनटी हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ, मैकेनिकल डिपार्टमेंट हुआ, स्टोर हुआ, टेक्नीशियन आते हैं डायरेक्टली अपॉइंटेड। तो आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये आपसे जानना चाह रहा है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया है उसने? तो टेक्नीशियन कैटेगरी में नियुक्त सीधी भर्ती उम्मीदवारों की प्रशिक्षण अवधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको महसूस हो जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। आप खुद अटेम्प्ट करके तो देखो एक बार। तो देखना यहाँ पर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 मंथ्स ट्रेनिंग फॉर कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट। रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित कोर्स पूरा करने वाले एक्ट अप्रेंटिस के लिए क्या 12 महीने की ट्रेनिंग है? क्या ये बात सही कह रहा है? और अगर गलत कह रहा है तो कितने महीने की ट्रेनिंग है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन दे रखा है कि 6 मंथ ट्रेनिंग फॉर डिग्री डिप्लोमा होल्डर इन रिलेवेंट और अदर देन रिलेवेंट ट्रेड। देखो सबसे बड़ी बात ये है कि ये सेकंड ऑप्शन इसलिए गलत हुआ क्योंकि जो रिलेवेंट ट्रेड है उसके लिए तो 6 महीने की ट्रेनिंग ही बहुत है, लेकिन जो अदर देन है ना उसके लिए आपको 1 साल की ट्रेनिंग चाहिए। अदर ट्रेड से अगर आप रिलेटेड है तो आईटीआई अगर आपने दूसरे ट्रेड में की है ना, तो अगर या फिर कोई डिप्लोमा अगर आपने दूसरे ट्रेड से किया है या डिग्री की है तो फिर आपको 1 साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ये तो सर सीधा सीधा गलत हो गया। थर्ड, डिग्री या डिप्लोमा धारकों के लिए ये 6 महीने की ट्रेनिंग, 6 नहीं, रिलेवेंट ट्रेड में तो 6 महीने की चल जाएगी, लेकिन जो अदर देन रिलेवेंट है उसमें 1 साल की ट्रेनिंग चाहिए। फिर दूसरा, 2 years ट्रेनिंग फॉर मेट्रिकुलेशन और एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन और मेट्रिकुलेशन अलोंग विद अदर देन नॉन रिलेवेंट आईटीआई। मेट्रिकुलेशन यानी 10th क्लास या किसी अन्य उच्च योग्यता के लिए 2 साल की ट्रेनिंग या मेट्रिकुलेशन के साथ अन्य गैर संबंधित आईटीआई। सीधा सीधा ये कहना चाह रहा है दोस्तों, ये वर्तमान में ये क्वेश्चन बना क्यों? ये सी पोर्शन के लिए बना है। क्यों? क्योंकि अगर सी पोर्शन की बात करें तो इसके अंदर पहले ये जो ट्रेनिंग हुआ करती थी, जो 10th पास वाले टेक्नीशियन कैटेगरी के अंदर जाते थे उनकी 3 साल की ट्रेनिंग होती थी सर, चाहे सीजी अपॉइंटमेंट हो या कैसे भी हो, सीधी भर्ती की बात कर रहा है लेकिन यहाँ पे
तो कुल मिला के 3 साल की ट्रेनिंग होती थी, उसको हाल ही में रेलवे डिपार्टमेंट ने कम करके 2 साल पहले ही, और 2 साल भी नहीं हुए होंगे, उसको 2 साल की किया है। 3 इयर्स की ट्रेनिंग को कितने इयर्स की है? 2 इयर्स की। तो यहाँ अगला कह रहा है, देखो यहाँ, इसीलिए हो सकता है आपको पुराना याद हो तो आप गलत कर बैठे, इसलिए रिक्रूटमेंट एजेंसी बहुत सावधान है। उन्होंने कहा है 2 साल, अगर 10th पास वाला कोई व्यक्ति है तो सभी सही नहीं है, केवल सी ऑप्शन सही है, जो पहले 3 साल था वर्तमान में कितने साल कर दिया? 2 साल। तो कोई भी अगर 10th पास वाला आदमी है और अगर उसके पास ITI नहीं है तो फिर वह क्या करेगा? 2 साल की ट्रेनिंग वो करेगा। ITI वालों के लिए, इनके लिए मैंने कह दिया, रिलेवेंट ट्रेड के लिए 6 मंथ, और अदर देन रिलेवेंट ट्रेड अगर होगा तो उसके लिए 12 मंथ की एक प्रकार से आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, तो कैसा लगा पहला सवाल? शानदार था ना? नहीं आ रहा होगा ना? देखो इतनी बड़ी बड़ी चीजें आपको लिख के दे रहा है, किस प्रकार से स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट करे, लेकिन फिर भी चलो करते हैं कोशिश। इस बार स्लाइड पे भी पूरा नहीं आ रहा है ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले। अरे आप डिपार्टमेंटली किसी आदमी को सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर एक प्रकार से अगले को रिजेक्ट करने वाले, ये ऐसे क्वेश्चन है, इसमें कैंडिडेट बहुत गलतियां करता है। एक आ रहा होगा, दूसरा नहीं आ रहा होगा, तीसरा नहीं आ रहा होगा, ये कौन सा तरीका आ गया? इजी क्वेश्चन तो बहुत कम मिलेंगे आपको। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे में कह रहे हैं चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनमें सही ऑप्शन को आपको चूज करना है, राइट ऑप्शन। अब सर स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट, इफ द पीरियड ऑफ सस्पेंशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉई इज लेटर ट्रीटेड एज ड्यूटी और लीव, अगर बाद में किसी कर्मचारी का जो सस्पेंशन में रखा गया और बाद में उसको अगर ड्यूटी ट्रीट कर लिया या फिर छुट्टी ट्रीट कर लिया तो सर्विस में जुड़ गया ना, डाइज नॉन भी माना जा सकता है। डाइज नॉन का मतलब क्या होता है? अगर नौकरी नहीं तो पैसा नहीं, तो सर्विस भी नहीं जुड़ेगी, वेतन भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसे ड्यूटी या लीव में लास्ट में वो आरोपी बने ना बने, हो सकता है उसने ऐसी चीज एविडेंस पेश कर दी है कि उसको ड्यूटी पर मानना पड़े, तो एक प्रकार से द एनपीएस कंट्रीब्यूशन फॉर दैट पीरियड विल बी एडजस्टेड एंड क्रेडिटेड विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट। मतलब अगला ये कहना चाह रहा है फर्स्ट वाले में कि अब उसका एनपीएस तो कटा नहीं होगा ना, पीएफ कंट्रीब्यूशन या एनपीएस नहीं कटा होगा उस आदमी का, तो अगर उसको छुट्टी पर नहीं माना है या फिर ड्यूटी पर नहीं माना है तब तो एनपीएस नहीं कटेगा, ठीक है रहने दो। लेकिन अगर बाद में उसको ड्यूटी पर मान लिया तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि क्या अब क्रेडिट होगा, उसका पैसा एडजस्ट किया जाएगा और क्या इंटरेस्ट के साथ क्रेडिट होगा? ताज्जुब करेंगे दोस्तों, क्या कहेंगे बताइए, क्या है आपका ओपिनियन? ऐसे क्वेश्चन लेके आए आज आपके लिए कि आपके दिमाग की 4 बत्ती खड़ी कर देंगे हम, देखना आप। और वास्तविकता इनका क्लेरिफिकेशन भी देंगे हम धीरे धीरे। तो ये तो पहला स्टेटमेंट हो गया। अब आप बताना, यदि रेलवे कर्मचारी के निलंबन की अवधि को बाद में ड्यूटी या छुट्टी माना जाता है तो उस अवधि के लिए एनपीएस योगदान, जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, पहले इसका नाम न्यू पेंशन स्कीम था, 1/1/2004 के बाद के कर्मचारियों के लिए माना जाता है, को एडजस्ट किया जाएगा और लागू ब्याज के साथ क्रेडिट किया जाएगा। ये तो है सर पहला ऑप्शन। अब ये सही है या गलत अभी बात कर लेंगे हम। सेकंड है, जब कोई कर्मचारी अवेतनिक अवकाश पर होता है, इसका मतलब वो पैसा नहीं चाहिए उसको, वो ऐसे कह रहा है कि मुझे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दे दो, जो मैक्सिमम एक सर्विस पीरियड के अंदर कितने साल की दी जा सकती हैं? लगातार 5 साल की दी जा सकती हैं, तो भी उसे उस अवधि के लिए एनपीएस में योगदान देना पड़ेगा। क्या ये सही है? ये अगर वो पैसा ही नहीं ले रहा तो क्या एनपीएस में योगदान देना पड़ेगा? थर्ड, एनपीएस के टियर 2 में सरकारी योगदान 14% होता है। नहीं होता सर, ये तो आप सीधा सीधा ही कह देंगे कि सर थर्ड वाला तो गलत है। कहेंगे नहीं कहेंगे? क्यों? क्योंकि हमारी एनपीएस ओपीएस यूपीएस की वीडियो देखना, एनपीएस में 2 टियर होते हैं, टियर 1 और टियर 2। टियर 1 में 10% एम्प्लॉय जमा कराता है और 14% गवर्नमेंट, लेकिन वो टियर 1 में, टियर 2 ऑप्शनल होता है कर्मचारी के लिए, वो अपना एक्स्ट्रा पैसा जमा कराना चाहे तो दोस्तों करा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास टियर 2 की बात हो रही है। तो टियर 2 में गवर्नमेंट का तो कोई कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं है। ये तो यूपीएस की बात अलग है, वो गवर्नमेंट अलग से करती है 8.5%, लेकिन यहाँ पर तो गवर्नमेंट कॉर्पस की बात ही नहीं हो रही। एनपीएस के टियर 2 में कोई योगदान नहीं होता, तो तीसरा तो गलत हो गया। चलो सीधा सीधा चौथा ऑप्शन, एम्प्लॉय कैन ऑप्ट टू कंटिन्यू देयर सब्सक्रिप्शन इन एनपीएस एज नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर इन केस ऑफ डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। सेवा से बर्खास्तगी की स्थिति में, मान लो किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया, डिसमिस कर दिया, कर्मचारी नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर के रूप में एनपीएस में अपना सब्सक्रिप्शन जारी रखने का विकल्प चुन सकता है। तो क्या एनपीएस को जारी रख सकता है क्या कर्मचारी? निकाल दिया नौकरी से उसको, लग रहा है ना पता, हवाई नहीं लग रही होगी इन सवालों की आपको कि कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया तो अब बताओ वो ऑप्ट आउट कर सकता है क्या? तो एक प्रकार से 3 नंबर ऑप्शन तो आपने एकदम गलत कह दिया, समझ गए। यहां क्या कहना चाह रहा है,
पहला और चौथा ट्रू है, पहला और चौथा, तो सर फोर्थ तो क्या था? फोर्थ तो ये था कि एम्प्लॉय को अगर आपने डिसमिस कर दिया तो उसके बाद में वह अपना ऑप्शनल रख सकता है और एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कर सकता है, जहां नौकरी कर रहा होगा वहां से कर लेगा, ऑप्शन चुन सकता है। ये तो हुआ पहला और चौथा। दूसरा और तीसरा गलत है, तो सर तीसरा तो सीधा सीधा गलत था। कैसे? गवर्नमेंट का कोई योगदान होता था क्या टीयर 2 में? नहीं होता था। और सेकंड भी रोंग है, जब कर्मचारी के को वेतन ही नहीं मिल रहा तो इसका मतलब सीधा सीधा आप तो ऐसे याद रखो कि जब कर्मचारी को वेतन मिलेगा ना तो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन करवाएंगे, वेतन नहीं मिलेगा तो कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो बताइए, जब आपने सस्पेंशन में अगर कर्मचारी को आपने रखा और फिर उसको ड्यूटी मान लिया तो वेतन तो मिलेगा उसको, और जब वेतन मिलेगा तो बताओ एनपीएस एडजस्ट होगा या नहीं होगा? होगा। बोलो क्लियर है? तो जब वेतन मिला तो एनपीएस तो देना पड़ेगा उसको। तो ये देखिए, पहला कौन सा? सस्पेंशन के बाद में अगर उसे ड्यूटी या लीव पर माना जाए तो फिर एनपीएस का पैसा ब्याज के साथ क्रेडिट होगा। ये कह रहा है सीधा सीधा ब्याज के साथ क्रेडिट किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। और अगर उसे डिसमिस किया जाता है तो भी वह ऑप्ट कर सकता है। गलत कौन कौन से हुए? एक तो हुआ कि इस सेकंड वाले में गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, और एक गलत हुआ कि जब वो अवैतनिक मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर होता है कर्मचारी, विदाउट पे लीव जब होता है तो उसको मस्ट है क्या एनपीएस में जाना? मस्ट नहीं है सर। उसका पैसा कहां से जमा कराएगा जब वो बिना वेतन के काम कर रहा है? तो कह देगा मैं तो घर बैठा हूं, पैसा ही नहीं है। तो इसका मतलब ऐसी परिस्थिति है। तो अगर जब जब उसको पैसा मिलेगा तब तब कंट्रीब्यूशन करेगा। तो बताइए सर, दिमाग की बत्ती थोड़ी जली क्या? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, और हाल ही में जनवरी में एक पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन पिकअप किए हैं हमने, ताकि आपको थोड़ी सी हवा लग जाए। बहुत दिन हो गए आपको इजी इजी क्वेश्चन याद करते हुए, अब थोड़ा सा पता लगेगा और अब शोर होगा, और अब शोर में हमारे ये क्वेश्चन होंगे और उस शोर से आप तक आवाजें जाएंगी और उस आवाजों में इन क्वेश्चनों की प्रिपरेशन कराई जाएगी। बोलो दोस्तों, तैयार हैं आप सभी? अगर आप रेडी हैं आज के सेशन के बारे में, तो रेडी हैं तो बिल्कुल ऐसे ही सेशन हम और लाएंगे ताकि क्लियर करें। 2 क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं जिनको एक से बढ़कर एक किया है। टेक्नीशियन वाला कितना शानदार क्वेश्चन किया, और एनपीएस के कितने डीप क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने, आप खुद महसूस करिए। सस्पेंशन के बाद ड्यूटी पर मान लिया जाए तो क्या होगा? दूसरा कह रहा है अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर है तो क्या होगा? तीसरा कह रहा है सेकंड टीयर 2 में क्या? ये मुझे ऐसा लग रहा है सबसे इजी क्वेश्चन ऑप्शन सी वाला था क्या, कि भाई गवर्नमेंट का सेकंड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। और फोर्थ वाले में कह रहा है क्या, कि जब जब भी अगर उसको डिसमिस कर दिया जाए तो फिर क्या होगा? तो वो ऑप्ट आउट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पर। 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर रिवाइज्ड यार्ड स्टिक। यार्ड स्टिक का मतलब कितने लोग होंगे उस काम को देखकर। ऑफ मिनिस्ट्रियल स्टाफ ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट, कार्मिक विभाग के मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए संशोधित मापदंड के लिए सही विकल्प चुने। आजकल वेलफेयर इंस्पेक्टर और मिनिस्ट्रियल स्टाफ के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। वेलफेयर इंस्पेक्टर और मिनिस्ट्रियल स्टाफ के कितने लोगों पर एक वेलफेयर WLI होना चाहिए? तो अब देख लो, जो जिनकी वेलफेयर इंस्पेक्टर की एग्जाम है ध्यान से सुन लो, और ग्रुप बी वाले और ग्रुप सी वाले सारे सुन लो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में मिलेंगे अभी आने वाले में। अगला कह रहा है जोनल मुख्यालय उत्पादन इकाई के 3500 कर्मचारियों पर 109 कर्मचारी होंगे। नहीं सर, 3500 पर नहीं होंगे सर। ये कितने पर होंगे बताइए? 3000 पर होंगे क्या? कितने पर होंगे ये भी पता होना चाहिए। कितने लोगों पर मिनिस्ट्रियल स्टाफ कितना होगा? तो मिनिस्ट्रियल स्टाफ 109 मिनिस्ट्रियल स्टाफ होगा। कितने पर? 3500 पर नहीं। ये कितने पर होगा? 3000 पर। फिर कह रहा है मंडल कार्यशाला के 10,000 कर्मचारियों पर 100 लोग होंगे। नहीं सर, 10,000 पर नहीं होंगे, 1000 लोगों पर इसके लगभग 92, 93 या 103 ऐसा था, तो लगभग ये आंसर नहीं है। तीसरा, 1 वेलफेयर इंस्पेक्टर पर 200 एम्प्लॉई ऑफ जोनल हेडक्वार्टर या प्रोडक्शन यूनिट। हाँ, ये गजब क्वेश्चन है। 200 लोगों पर एक वेलफेयर इंस्पेक्टर होना चाहिए, और डिवीजन में कितनों पर? 1000 लोगों पर होना चाहिए। बोलो क्लियर? तो कुल मिला के 200 लोगों पर एक वेलफेयर इंस्पेक्टर होना चाहिए, जरूर याद कर ले, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनमें। 1 और चौथा ऑप्शन क्या है आपका? चौथा और देख लेते हैं। अगला क्या है? मंडल या कार्यशाला के 2000 कर्मचारियों पर एक कार्मिक निरीक्षक वेलफेयर इंस्पेक्टर। 2000 पर नहीं सर, 1000 पर ही होना चाहिए। बोलो क्लियर? तो इनमें से केवल ऑप्शन सी ही ओके ऑप्शन है। तो आपसे सीधा सीधा ये कहना चाह रहा है कि इनमें से सही ऑप्शन चूज करो रिवाइज्ड यार्ड स्टिक के हिसाब से, और अभी चेंज किया गया है ये कुछ समय पहले।
ये जरूर याद कर लें कि आप कहीं भी अगर जोनल लेवल पे, हेडक्वार्टर लेवल पे बात कर रहे हैं तो 200% स्टाफ अगर है तो उनके ऊपर एक वेलफेयर इंस्पेक्टर होना चाहिए। बोलो क्लियर। और डिवीजन डिवीजन में पहले की किताबों में 500 भी दिया हुआ आता है, लेकिन 1000 लोगों पर एक वेलफेयर इंस्पेक्टर होना चाहिए। ये चीजें जरूर याद कर लें कि कितने लोग काम कर रहे हो तब वहां वाटर कूलर होना चाहिए, वहां महिला शिशु कक्ष होना चाहिए, एक प्रकार से वहां पर कैंटीन होनी चाहिए, या फिर एम्बुलेंस होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं और हम कवर अप करते हुए चलेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। आप खुद से सोचो कि अभी हमने डिस्कस किया, इससे पहले क्या आपको ये तीनों क्वेश्चन आ रहे थे? नहीं आ रहे होंगे सर जी, डूब जाएंगे ये महाराज। देख लो, थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। देखिए आगे बात करते हैं। अगला नेक्स्ट कह रहा है, अंडर रूल नंबर 9 ऑफ रेलवे सर्विसेज पेंशन रूल्स 1993। देखो पूरे ऑल इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं उन पर तो सीसीएस रूल लागू होते हैं। सीसीएस सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल 1972 के रूल लागू होते हैं, पेंशन रूल, समझ गए ये रहा। लेकिन केवल रेलवे कर्मचारियों के लिए पेंशन के रूल कब आए थे सर? 1993 के पेंशन के रूल आए थे। और क्या क्या हुआ था 1993 में? ओबीसी एसोसिएशन बनी थी, क्वार्टर के रूल्स 1993 में आए थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन हमने और बता दिए। तो अगला ये कहना चाह रहा है कि हु इज द कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर विद होल्डिंग पेंशन ग्रेजुएटी वेयर ए पेंशनर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ ग्रेव मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस ड्यूरिंग सर्विस इन केस द प्रेसिडेंट इज नॉट द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। रेल सेवा पेंशन नियम 1993 के नियम 9 के तहत पेंशन ग्रेजुइटी रोकने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? अगर किसी पेंशनर को सर्विस के दौरान गंभीर दुराचार या लापरवाही का दोषी पाया जाता है और राष्ट्रपति नियुक्ति प्राधिकारी नहीं है। देखो सबसे पहले तो अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी राष्ट्रपति होता है तो एक्शन लेने वाला भी प्रेसिडेंट ही होगा, समझ गए। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको ज्वाइनिंग अथॉरिटी है ना, वही आपको निकाल भी सकती है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अलग है, सजा देने वाला आपका ब्रांच ऑफिसर हो सकता है, लेकिन नौकरी से निकालने वाला ब्रांच ऑफिसर नहीं हो सकता। बोलो क्लियर। सजा तो उससे नीचे आदमी भी दे देगा, लेकिन नौकरी से निकाल नहीं सकता। अपॉइंटिंग अथॉरिटी जिसने आपको अपॉइंट किया है वही निकाल सकता है। इसलिए जब भी आप ज्वाइनिंग लेते हैं, डिवीजन में ज्वाइनिंग ले रहे हैं, सीनियर डीपीओ कराता होगा, लेकिन नीचे लिखा हुआ रहता है करते करते रेल मंडल प्रबंधक, इसका मतलब डीआरएम के थ्रू, तो डीआरएम ही निकाल सकता है। तो जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होती है वो डीआरएम को लिख के दे सकती है कि सर इसने ऐसा कर्म किया है और अब इसको आप बाहर निकालिए या इस पर एक्शन लीजिए। तो ऐसा। तो अगला ये कह रहा है कि कोई पेंशनर है जिसको गिल्टी पाया जाता है, जिसने कोई आरोप लग गए हैं और गंभीर आरोप लगे हैं उस पेंशनर के ऊपर। तो अगर गंभीर आरोप लगे हैं, तो फिर उस पेंशनर की पेंशन कौन रोक सकता है? तो उस पेंशनर की पेंशन कौन रोक सकता है? रेलवे बोर्ड के पास पूरा अधिकार है, ध्यान रखना। आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, राष्ट्रपति, यूपीएससी नहीं, रेलवे बोर्ड। क्यों? राष्ट्रपति रोक सकता था, लेकिन राष्ट्रपति के लिए यहाँ ये लाइन कह दी कि राष्ट्रपति अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है, प्रेसिडेंट इज नॉट द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। बोलो क्लियर है बात, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग यहाँ प्रेसिडेंट के पास जाएंगे कि राष्ट्रपति तो रोक ही सकता होगा, लेकिन ये वाला आंसर नहीं होगा। रोक सकता था अगर ये लाइन नहीं लिखी हुई होती तो। बोलो क्लियर है दोस्तों। ये 4 क्वेश्चन हमारे हुए। कितने नंबर देंगे आप इन 4 क्वेश्चन को? शानदार है ना। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे ना तो उत्ते उड़ जाएंगे साहब, समझ गए। तो ध्यान दो थोड़ा सा। चलिए और आगे देखते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये 2026 का जलवा है दोस्तों। हाँ जी, 5वां क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है, आपसे ये पूछ रहा है। इनमें से कौन सा सही है? ऐसे क्वेश्चन ही तो आपको परेशान करते हैं फिर आगे चल के। तो आपसे पूछ रहा है एडिशनल पोस्ट अलाउंस इज टू बी रिकॉग्न्ड फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन या पेंशनरी बेनिफिट। पेंशन लाभों के उद्देश्य से अतिरिक्त पद भत्ते की गणना की जाएगी। नहीं सर, अतिरिक्त पद भत्ते की गणना क्यों की जाएगी पेंशन लाभों में? एक्स्ट्रा पद थोड़ी मिलेगा आपको, या उस एक्स्ट्रा पद का भत्ता थोड़ी मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। 10 साल की अहर्क सेवा पूरी होने के बाद अमान्य पेंशन मिलती है, इनवैलिड पेंशन नहीं सर। 10 साल, ये ओपीएस की बात हो रही है, या फिर यूपीएस में भी ऐसा है कि मिनिमम 10 ईयर्स आपको नौकरी करनी पड़ेगी तब जाके आपको पेंशन मिलेगी। तो इनवैलिड थोड़ी मिलेगी, वो तो वैलिड पेंशन आपकी। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है सर। हाँ, ये जरूर है कि 10 साल होने चाहिए किसी भी पेंशन लेने के लिए। किसी भी प्रकार की पेंशन के हकदार आप तब है जब आप कम से कम 10 साल की नौकरी कर लें। हाँ, ओपीएस में ये था कि 20 साल की नौकरी पर फुल पेंशन मिलेगी, जिसको यूपीएस में ये कह दिया कि 25 साल नौकरी करोगे तो फुल पेंशन मिलेगी। फुल मतलब 100% जितनी बनती है। लेकिन 10 साल की नौकरी कर ली तो भी तो मिनिमम पेंशन तो मिलेगी आपको।
ये वाली चीज है। थर्ड क्वेश्चन है constant attendant allowance does not increase by 25% when the DA increase by 50%। जब DA 50% बढ़ता है तो सतत परिचर भत्ता 25% नहीं बढ़ता है। जबकि 7th पे कमीशन में सीधा सीधा कहा गया था कि जब DA 50% पहुंच जाएगा तो सारे अलाउंस 25% बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए अलग से थोड़ा ही लिखा हुआ था कुछ, तो ये भी बढ़ेगा। तो आप कह रहे हैं नहीं बढ़ेगा, तो सर बढ़ेगा बिल्कुल, ये भी बढ़ेगा। बोलो क्लियर? तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो चौथे पर आ जाते हैं। निश्चित चिकित्सा भत्ता FMA जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है अविवाहित विधवा तलाकशुदा बेटियों को मिलता है जिन्हें फैमिली पेंशन मिल रही है। वेरी गुड सर। तो कुल मिला के आप ये देख लो कि जब वो बेटियां फैमिली पेंशन के लिए अविवाहित हैं या तलाकशुदा है या फिर विधवा हैं, एक प्रकार से अगर वो फैमिली पेंशन के लिए पात्र हैं तो फिर वो तो मेडिकल के लिए भी पात्र हैं। ये तो साफ साफ ही नजर आ रहा है। तो आपसे पूछा इनमें से कौन सा राइट आंसर है, तो सर जो FMA है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है, जब बेटियां पेंशन ले रही हैं तो जो आदमी पेंशन लेगा वो तो मेडिकल भी लेगा, रेलवे में नहीं लेगा। तो एक प्रकार से इन चारों में से डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बोलो दोस्तों, अगर शानदार वास्तव में पता लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि हमने मेहनत की है इन स्लाइड में, तो लाइक ऐसे आने दो, ऊपर से ही लाइक आने दो, समझ गए? शेयर कर दो, स्टेटस पर लगा दो, कोई मनाही नहीं है, लगाइए आप तो जमकर। पता लगना चाहिए कि आजकल क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। रेलवे कर्मचारी बहुत सारे बेचारे नौकरी करते रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन उनकी एग्जाम में आ जाएंगे, पागल हो जाएंगे वो। हर आदमी थोड़ी इन चीजों को पढ़ के रखता है। तो या तो सीधा सीधा कह दो कि हमें प्रमोट ही नहीं करना, या LDC कोटे की वैकेंसियां खाली रखनी है। ऐसी वैकेंसियां अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको बहुत डीप स्टडी की जरूरत है दोस्तों। और बहुत डीप स्टडी के लिए अब आने वाले समय में हम आपको प्रिपेयर करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन, हु इज द कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर कंसीडरिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट एडवर्स रिमार्क रिकॉर्डेड इन अपार ऑफ ए नॉन गेजेटेड रेलवे सर्वेंट इन इफ ADRM इन डिवीजन इज द एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। सर क्या शानदार क्वेश्चन दिया है। अपार की हमने हाल ही में क्लास की थी क्या? हाल ही में अपार का नाम पहले क्या हुआ करता था? ACR हुआ करता था, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड हुआ करता था। इसका नाम 2009 में हमने चेंज किया और इसका नाम हमने क्या कर दिया सर? इसका नाम अपार कर दिया, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट कर दिया सर। इसमें MACP अगर आपको चाहिए तो पिछले 3 साल की ग्रेडिंग का बेंचमार्क सेट कर दिया कि सर वेरी गुड ही होना चाहिए। अपार के अंदर सबसे पहले रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है, फिर रिव्यूइंग ऑफिसर होता है और फिर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होगा। ये आपका इंस्टेंट सुपरवाइजर होगा जिसके पास कम से कम आपने 3 साल नहीं 3 महीने, कम से कम आपने कितने मंथ नौकरी की हो? 3 मंथ जॉब की हो। तो 3 मंथ से ऊपर जॉब करने वाला आपके अपार भर सकता है। और अपार जिस दिन भर दी है और अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप 15 डेज के अंदर, आपके पास मैसेज आते ही 15 डेज के अंदर अपील कर सकते हैं और अधिकारी को 30 डेज में उसका समाधान करना पड़ेगा सर। अपार और क्या चाहिए आपको? अपार पूरा खुल के रख दिया हमने। आपसे ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके ब्रांच ऑफिसर ने मान लो आपके खिलाफ एडवर्स टिप्पणी कर दी, या रिपोर्टिंग ऑफिसर ने जो सुपरवाइजर है ग्रुप C में हो, मान लो आपका लेवल कम पे हो, लेवल 7 SSC अगर आपके खिलाफ एडवर्स रिमार्क डाल देता है, एडवर्स यानी अगर मंडल में अपर मंडल रेल प्रबंधक ADRM एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है, ये लास्ट वाली एक्सेप्टिंग अथॉरिटी कौन है? ADRM। तो अराजपत्रित रेलवे कर्मचारी के अपार में दर्ज प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए कौन प्राधिकारी सक्षम है? तो मुझे एक बात बताओ, जब आपने एक्सेप्ट ही कर ली तो ADRM का तो रूल ही खत्म हो गया। ADRM ने एक्सेप्ट कर ली तो उन्होंने तो उस चीज को माना है कि ठीक है ब्रांच ऑफिसर ने जो कहा है उसको मैं मानता हूं। तो इसका मतलब दोबारा ADRM के पास थोड़ी जाओगे, चाहे रिपोर्टिंग ऑफिसर कोई भी हो, चाहे SSC हो, फिर ब्रांच ऑफिसर हो, फिर ADRM एक्सेप्टिंग अथॉरिटी हो। लेकिन यहाँ तो साफ साफ हमें समझ में आ रहा है कि जब एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के ऊपर की पोस्ट के पास जाओगे, ध्यान रखना। तो कई बार ये कंफ्यूजन रहता है, कई लोग कहते हैं कि जैसे मान लो कोई लेवल 5 का कर्मचारी है, लेवल 5 का, उसकी अपार भरी SSC ने, और SSC ने उसकी अपार भरी, और अगर SSC ने भर के और आगे भेज दी तो ब्रांच ऑफिसर उसको क्या करेगा? रिव्यू करेगा। और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी फाइनल मान लो ADRM है, ठीक है, तो ADRM ने उसको एक्सेप्ट कर ली। अब लेवल 6 का हो, 5 का हो, ADRM ने एक्सेप्ट कर ली, तो फिर आप ADRM के पास अपील करने नहीं जाओगे। आप उसको आगे कह रहा है कि विचार करने के लिए कौन सक्षम प्राधिकारी है, तो कौन है सर? ADRM से ऊपर की पोस्ट के पास जाओगे, मंडल रेल प्रबंधक के पास। लेकिन अगर ब्रांच ऑफिसर लेवल 1 का कर्मचारी है जिसका ब्रांच ऑफिसर अगर उसको एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होता है तो फिर आप ADRM के पास जा सकते हो।
मतलब सीधी सी बात ये है कि जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है उससे हायर अथॉरिटी के पास ही अपील करनी है। बोलो क्लियर है? वेरी गुड दोस्तों। देखो हाल ही में ताजा ताजा टॉपिक पढ़ा हुआ रहता है ना, तो कुछ चीजें आसान लगती हैं और जो क्वेश्चन नहीं पढ़े हुए रहते वो टफ लगते हैं। तो हाल ही में हमने अपार की वीडियो डाली है, नहीं देखी है तो उसको पूरी देखना, ये चीजें आधी क्लियर हो जाएंगी आपके। बोलो क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एडीआरएम सर अगर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है तो डीआरएम सर उसके लिए क्या है, आगे विचार करने के लिए एक प्रकार से कंपिटेंट अथॉरिटी है कंसीडर करने के लिए। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन किसके पास दोगे? डीआरएम के पास दोगे। ठीक है सर, आगे बढ़ जाते हैं। अरे आ रहा है क्या समझ में? ऐसे क्वेश्चन आ गए ना तो पता लग जाएगा आपको, लेकिन प्रिपेयर करके भेजेंगे, नो टेंशन रहिए आप। अभी कई जगह ये 8 मार्च वाली एग्जाम पोस्टपोन हुई है, क्योंकि इतने स्टाफ को एक साथ अगर वहां से छोड़ेंगे तो रेल कार्य बाधित हो सकता है, तो जल्दी ही आपकी एग्जाम होगी, तो थोड़ा सा मौका मिला है उसको भुना लो। चलिए दोस्तों आगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन चूज करना है। अब देखना इसमें भी आपको पता लगेगा क्या कहना चाह रहा है। आपसे कहना चाह रहा है रनिंग स्टाफ इन्वॉल्व इन एसपीएडी केसेस हु फेल द साइकोलॉजिकल टेस्ट एप्टीट्यूड and on redeployment to stationary non-running post are eligible for the 30% pay element for pay fixation। आपसे ये कहना चाह रहा है कि कोई रनिंग स्टाफ अगर उस ड्यूटी के लिए सक्षम नहीं है तो उसको नॉन रनिंग डी कैटेगराइज बोलते हैं, इसको डी कैटेगराइज किया जाएगा। और डी कैटेगराइज करने के बाद में आपसे ये कह रहा है कि क्या वह 30% पे एलिमेंट जो उसको एक्स्ट्रा मिलता है, क्या उसके लिए वो एलिजिबल है क्या? देखो रिटायरमेंट के टाइम तो पेंशन के टाइम देख लेना, जो रनिंग से रिटायर हो रहा है उसको तो 55% एक्स्ट्रा पेंशन मिलती है, लेकिन जो डी कैटेगराइज है उसको 30% ही एक्स्ट्रा मिलेगी। लेकिन यहाँ रिटायरमेंट की बात कर ही नहीं रहा, सर्विस के दौरान जो 30% एक्स्ट्रा एलिमेंट मिलता है क्या वो मिलेगा क्या, ये आपसे पूछना चाह रहा है। अभी देख लेंगे दोस्तों। फर्स्ट तो ये कह रहा है मतलब एसपीएडी मामलों में शामिल रनिंग स्टाफ जो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो एप्टीट्यूड में फेल हो जाते हैं और स्टेशनरी नॉन रनिंग पदों पर तैनात किए जाते हैं, वे वेतन निर्धारण के लिए 30% वेतन तत्व के लिए पात्र हैं या नहीं है, ये पूछना चाह रहा आपसे। सेकंड क्वेश्चन हो गया, इन केस सच स्टाफ सब्सिक्वेंटली रिटायर्स और ऑप्ट्स फॉर वीआरएस, मतलब ऐसा स्टाफ है जो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है, तो द 55% एलिमेंट इज एडमिसिबल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। यदि ऐसा स्टाफ बाद में रिटायर होता है या वीआरएस लेता है तो रिटायरमेंट लाभों की गणना के लिए 55% वेतन तत्व स्वीकृत है। तो ये तो अभी मैंने बातों में ही बता दिया, 55% तो वही स्टाफ होगा जो रनिंग से रिटायर होता है, उसी की पेंशन 55% एक्स्ट्रा बनेगी। लेकिन जो डी कैटेगराइज हो गया उसकी बनेगी तो सही, लेकिन 30% एक्स्ट्रा बनेगी। जनरल कैंडिडेट, जनरल एम्प्लॉय रिटायर होते हैं उनकी नॉर्मल पेंशन उसकी 130% बनेगी। 100% नॉर्मल कर्मचारियों की उसकी 30% एक्स्ट्रा बनेगी, लेकिन रनिंग से रिटायर होने वाले की 155% मतलब 55% एक्स्ट्रा बनेगी। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि 55% एक्स्ट्रा बनेगी क्या? नहीं सर, क्यों बनेगी? यदि ऐसा स्टाफ यानी जो डी कैटेगराइज हो गया उसकी तो 30% ही बनेगी, तो सेकंड वाला तो सरासरी गलत है। और ऊपर कह रहा है क्या 30% इनको एक्स्ट्रा मिलेगा, तो ये रनिंग में चल ही नहीं रहे तो क्यों मिलेगा एक्स्ट्रा? मिलेगा क्या? नहीं। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, बोथ आर फॉल्स, दोनों आपके गलत हैं, दोनों स्टेटमेंट। बोलो क्लियर है? याद रह जाएगा, बहुत सारी बातें हमने की है, इस बात को भूलना मत। यहाँ कहना चाह रहा है कि रनिंग कर्मचारियों की बात कर रहा है। देखो रनिंग कर्मचारी, कोई रनिंग कर्मचारी वो होता है जैसे लोको पायलट जो ट्रेन में चलते हैं, तो रनिंग कर्मचारियों को एक्स्ट्रा सर्विस के दौरान बेसिक पे का 30% एक्स्ट्रा मिलता है और फिर उसके पे फिर डी अलग लगा के और एक प्रकार से अच्छी सैलरी बन जाती है। और जब ये रनिंग कर्मचारी रिटायर होते हैं तो नॉर्मल जो पेंशन होती है उस पेंशन से 55% एक्स्ट्रा जोड़ के पेंशन दी जाती है। बोलो क्लियर? हर मंथ। लेकिन ये अगर रनिंग कर्मचारी मेडिकली अनफिट होता है और अनफिट होके, और अब मान लो अनफिट होके टेक्नीशियन बना दिया उसको, या फिर उसको क्लेरिकल मिनिस्ट्रियल स्टाफ बना दिया अगर टाइपिंग कर ली उसने, तो एक प्रकार से अनफिट हो जाता है। तो सर अब ये 30% तो किस बात का, जब आप रनिंग कर ही नहीं रहे तो 30% नहीं मिलेगा। बहुत गजब सवाल है सर अगर सोचे अपन तो। और ये 55% किस बात का, लेकिन पेंशन में आप कभी तो चले होंगे ना रनिंग में, तो आपको कितने परसेंट पेंशन एक्स्ट्रा मिलेगी? 30% पेंशन एक्स्ट्रा मिलेगी। तो यहाँ ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो बोथ आर फॉल्स। आ रहा है समझ में? सर ऐसे तो समय लग जाएगा, कितना समझाएंगे आपको फिर। चलिए बात करते हैं, फिर भी कोशिश करेंगे कि जितना समझा पाए उतना समझाएं आपको। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआईडी? वैसे तो ये यूडीआईपी होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में ये ऐसे ही दिया था,
यूपीआईडी ही दिया था, ये यूडीआईपी होना चाहिए। आजकल आपने उद्दीप मॉड्यूल देखा होगा ना एचआरएमएस के अंदर, एचआरएमएस सब यूज करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर आपके छुट्टी का रिकॉर्ड होता है, आपके पास पीटीओ का रिकॉर्ड होता है, आपके सर्विस रिकॉर्ड का, सर्विस बुक का रिकॉर्ड होता है, आप ड्यूटी पास ले सकते हैं, फैमिली रिकॉर्ड होता है आपका, एक प्रकार से लीव इनकैशमेंट का काम होता है, आपको प्रमोशन देने का इसी में लेटर निकलता है, आपके ऑफिस ऑर्डर निकलते हैं वो इसी के अंदर निकलते हैं, वर्क फ्लो इसी के अंदर देखा जाता है। तो कुल मिला के उसके अंदर ट्रांसफर से संबंधित चीजें भी देखी जाती हैं। तो यहाँ पर यूपीआईडी नया सिस्टम आया है तो यूनिफाइड होता है, ये ध्यान रखना। यूनिफॉर्म से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो यूनिफॉर्म नहीं होता, दो जगह यूनिफॉर्म दे रखा है तो ये यूनिफॉर्म नहीं होता सर। ये क्या होता है? यूनिफाइड पोर्टल फॉर डिजिटल इंटरफेस या फिर पोर्टल फॉर डिजिटल इंटरफेस फॉर प्रमोशन, प्रमोशन के लिए होता है सर, यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस फॉर प्रमोशन। ऐसे ही उदित मॉड्यूल भी होता है यूडीआईटी, यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस फॉर ट्रांसफर, ट्रांसफर के लिए उदित आता है। तो हो सकता है आने वाली एग्जाम्स में आपके लिए उदित पूछ ले आपसे। यूनिफाइड होता है, ये ध्यान रखना। एक जैसे यहाँ एग्जाम में डूब बैठोगे आप, ध्यान रखना यूनिफाइड होता है। क्या होता है? यूनिफाइड। जो याद भी करके गया ना वो इनको देखेगा तो एक बार कंफ्यूज हो जाएगा और अपने नंबर लुटा के आ जाएगा। तो यूपीआईडी की जगह ये यूडीआईपी होना चाहिए, यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस फॉर प्रमोशन, और टी आता है तो यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस फॉर ट्रांसफर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आईसीएमएस इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम, एआईएमएस की फुल फॉर्म अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें आईपास की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड पेरोल अकाउंटिंग सिस्टम, इसी ई ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस होता है सर। क्रिस की फुल फॉर्म, क्रिस बनाता है ना इनको, तो सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसके अलावा IRFM इंडियन रेलवे फाइनेंस मैनेजमेंट, UDM यूजर डिपो मॉड्यूल हो गया। IMMIS अगर ऐसा पूछे तो इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जेम पोर्टल भी होता है ना, तो जेम यानी क्या होता है बताइए? गवर्नमेंट जो ई कॉमर्स होता है वो सारा वो जेम पर होता है सारा। जेम की भी पावर्स अपन लिख देंगे एक बार। तो जेम पोर्टल जो होता है गवर्नमेंट ई मार्केटिंग बोलते हैं इसे, गवर्नमेंट ई इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग, वाणिज्य मंत्रालय ने ये बना के दिया है। इसके अलावा और क्या क्या पूछा जा सकता है फुल फॉर्म आपसे? अपार की फुल फॉर्म पूछ सकता है, और क्या MACP की फुल फॉर्म पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है आपसे? HRMS तो हमने पढ़ी ली, और क्या पूछ सकता है आपसे? HMIS, ये रेलटेल कंपनी ने, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और क्या पूछ सकता है आपसे? अर्पण की फुल फॉर्म पूछ सकता है, अर्पण, ये जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं उनके लिए काम में आती है। और किसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है? स्पैरो की फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे। UDM हमने इतनी बात कर ली। PRS पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। FOIS तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लाइट ऑपरेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम या इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आ गया। उसके अलावा UTS अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी फुल फॉर्म पूछे जाते हैं अलग अलग प्रकार के, ये फुल फॉर्म सारे देख लेना। तो हमने यहाँ सारा बताया। UPID की फुल फॉर्म यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस फॉर प्रमोशन, ये हमारा पता होना चाहिए। बोलो ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SLP या स्पेशल लीव पिटीशन? SLP यानी स्पेशल लीव पिटीशन, सीधा सीधा दिख रहा है, ये तो कोई टफ नहीं है। SPL भी लिखा हुआ रहता है, स्पेशल पिटीशन लीव, लेकिन SLP लिख दिया तो उसके हिसाब से बताएंगे। तो स्पेशल लीव पिटीशन, स्पेशल लीव पिटीशन, स्पेशल लॉ पिटीशन नहीं होता, लीगल पिटीशन नहीं होता था, सुप्रीम लीगल प्रोसीजर नहीं होता। कौन लगाता है ये वो लगाता है स्पेशल लीव पिटीशन जो पीड़ित होता है, जो व्यक्ति वास्तव में, जो पिटीशन का मतलब याचिका लगाना, याचिका कौन लगाता है? परिवादी लगाता है। तो परिवादी जो पीड़ित है उसको बोलते हैं। तो जो SLP है ये परिवादी लगाएगा। तो ये कह रहा है हु कैन फाइल एन SLP, ये अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही आ गया। अरे एज इट इज आया था, इसका मतलब आपको पता लग रहा है टॉपिक वाइज दो क्वेश्चन भी उठाए जा सकते हैं। हु कैन फाइल एन SLP, SLP कौन दायर कर सकता है? केवल सरकारी कर्मचारी दायर कर सकते हैं, केवल अटॉर्नी जनरल दायर कर सकता है, केवल राज्य सरकार दायर कर सकती है। एंड एग्रीव्ड पर्सन और पार्टी, कोई भी पीड़ित व्यक्ति या पार्टी, कोई भी पीड़ित व्यक्ति या पार्टी वो स्पेशल लीव पिटीशन डाल सकता है अलग से। बोलो क्लियर? तो कोई भी व्यक्ति या पार्टी ये स्पेशल लीव पिटीशन डाल सकता है। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट, अगला, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहीं तो आप मात खाएंगे, सही विकल्प चूज करना है आपको, राइट विकल्प चूज करना है। अब आप इनको पढ़ेंगे ना
तो आप हमारी सीजी ग्राउंड वाली अगर आपने वीडियो देख ली ना तब तो सही कर देंगे, वरना आपसे सही होगा नहीं। देखिए अगला क्या कह रहा है, इनमें से राइट कौन सा है, तो चलो एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। आरपीएफ विभाग में ग्रेड पे 4200, मतलब आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की बात कर रहा है। अनुकंपा नियुक्ति सीजी अपॉइंटमेंट जो कंपैशनेट ग्राउंड पर है, इसके लिए महाप्रबंधक का अनुमोदन जरूरी है। क्या जनरल मैनेजर नियुक्ति दे सकता है क्या? तो सीजी ग्राउंड में हमने ये कहा था क्या कि जीएम लेवल 7 को अप्रूवल देने के लिए, 7 को सीजी अपॉइंटमेंट में नियुक्ति देने के लिए जीएम का अप्रूवल जरूरी है। पर्सनली जीएम को ये लगना चाहिए, सुपरवाइजरी वाली पोस्टों पर बचना चाहिए सीजी अपॉइंटमेंट पर। अगर सुपरवाइजिंग कोई पोस्ट ना उसमें बचना चाहिए आपको, तो सुपरवाइजिंग पोस्ट पर बचना चाहिए। लेकिन लेवल 6 की सेफ्टी वाली पोस्ट है, लेवल 6 की कौन सी पोस्ट, सेफ्टी वाली, उनके लिए भी जीएम का अनुमोदन जरूरी है। लेकिन सेफ्टी के साथ ये और याद रखें सिक्योरिटी वाली भी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आ गया, ये आरपीएफ विभाग आ गया। और आरपीएफ विभाग में एसआई की नियुक्ति के लिए भी किसका अनुमोदन जरूरी है सर, जीएम का अनुमोदन जरूरी है। बोलो क्लियर? तो बताइए एक नंबर ऑप्शन सही है क्या? बिल्कुल, पहला स्टेटमेंट एकदम राइट है। चलो दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सेकंड कह रहा है अन्य सभी डिपार्टमेंट में ग्रेड पे 4600 में अनुकंपा नियुक्ति के लिए महाप्रबंधक का अनुमोदन जरूरी है। ग्रेड पे 4600 का मतलब हो गया कौन से लेवल, लेवल 7। ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि लेवल 7 के लिए किसकी अनुमति जरूरी है, जीएम का अनुमोदन होना जरूरी है। तो सर ये बात तो सही कह रहा है। अगला कंफ्यूज आप ऊपर वाले में हो सकते थे, क्यों? क्योंकि लेवल 6 तक किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी डीआरएम दे सकता है, प्लस में सीडब्ल्यूएम भी दे सकता है, चीफ वर्कशॉप मैनेजर, इनके पास फुल पावर होती है। बोलो क्लियर? ये दोनों नियुक्ति दे सकते हैं। लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी का मामला जहां आ गया वहां पर जीएम का लेवल 6 में भी जरूरी है। कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा इन्होंने, इतना घुमा के क्वेश्चन पूछा, आप खुद देखिए इस बात को। अगला कह रहा है क्या, तीसरा क्वेश्चन है आपके पास यहीं पे थर्ड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, मंडल रेल प्रबंधक, मुख्य कार्यशाला प्रबंधक, विभागक 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स के लेवल 6 तक अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पर विचार कर सकते हैं। तो सर ये बात तो सही है यहाँ पे। ये अगला कह रहा है लेवल 6 तक सीडब्ल्यूएम हो, एचओडीज हो या डीआरएम हो, ये लेवल 6 तक ज्वाइनिंग दे सकते हैं अन्य सभी विभागों के अंदर। बोलो क्लियर? लेवल 6 तक। लेकिन स्पेशली बोला जाए सेफ्टी और सिक्योरिटी तो लेवल 6 भी जीएम का अप्रूवल चाहिए, और लेवल 7 के लिए तो सेफ्टी सिक्योरिटी कैसा भी डिपार्टमेंट हो जीएम का अप्रूवल चाहिए सर। तो बताइए क्या आंसर होगा? ऑल आर ट्रू, सारे सही हैं सर। अब बताओ एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन डाल दिए इन्होंने। एक तो सीधा सीधा ये पूछता कि लेवल 7 के लिए किसका अनुमोदन जरूरी है, अब डाल देता डीआरएम सीडब्ल्यूएम, फिर कह देता जीएम, और फिर कह देता नन ऑफ दीज, तो जीएम कर देते, खत्म बात। इसने तो ये और कह दिया कि लेवल 7 के लिए तो ये है ही, डीआरएम और सीडब्ल्यूएम की बात कर ली, एचओडी की बात कर ली, और एक जगह कह रहा है कि सेफ्टी सिक्योरिटी में आरपीएफ में लेवल 6 की पोस्ट का क्या है, तो वो भी जीएम देगा। इसे कहते हैं डिटेल में क्वेश्चन को देना। पूछ लिया सर इतना, और अगर ऐसा क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया है और ग्रुप सी की एग्जाम में पूछा गया, आप ये देखिए ग्रुप सी की एग्जाम में पूछा गया, एकदम निम्न स्तर की एग्जाम में पूछा गया है। निम्न स्तर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अपन ये कहेंगे ठीक ठाक ग्रुप सी की, अगर लेवल 4, 5, 6 में से भी अगर पूछा जाता है तो ये बताइए ये तो पेपर कितना अच्छा बनाया है इन्होंने, कितना नॉलेज निकल के आता है, इन चीजों को याद रखना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू स्टेशन इज मोर देन 1000 किलोमीटर बट लेस देन 2000 किलोमीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम। तो सर ज्वाइनिंग टाइम के लिए हमने आपको पहले ही कहा था, अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से अगर आपका ट्रांसफर होता है सर, तो ट्रांसफर होता है तो ऐसा तो है नहीं कि खुद की छुट्टी लगाकर भाग कर जाओगे। तो अगर 1000 किलोमीटर के अंदर इनसाइड 1000 किलोमीटर के अंदर की बात की जाए तो आपको 10 दिन मिलेंगे नई जगह जाकर ड्यूटी ज्वाइन करने के। अगर मान लो आप नहीं ये दिन अपने बचा लेते हो तो ये एलएपी में ऐड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका ट्रांसफर 1000 किलोमीटर से लेकर और अगर 2000 किलोमीटर के बीच में होता है तो फिर आपको ज्वाइनिंग टाइम के लिए कितने दिन मिलेंगे सर? 12 दिन मिलेंगे। तो फिर आपको ज्वाइनिंग टाइम के लिए कितने दिन मिलेंगे? 12 दिन मिलेंगे दोस्तों। तो कुल मिला के आप यहां से ये कह सकते हैं कि 12 डेज आपको मिलेंगे। और अगर 2000 किलोमीटर से ज़्यादा अगर आपको ट्रांसफ़र किया जाता है, इतनी दूर फेंका जाता है आपको, तो फिर 15 डेज आपको मिलेंगे। और अगर AILTC लिए और रेलवे को पता लग गया कि आपने बाई एयर यात्रा की है तो हर स्थिति में 2000 नहीं 3000 किलोमीटर से ऊपर भी चले जाओ तो भी 12 डेज ही मिलेंगे।
लेकिन रेलवे बोर्ड के पास सारे पावर होते हैं, वो आपको कितना भी इनको बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, मतलब बियॉन्ड जाकर चीजें कर सकता है, फुल पावर होती है रेलवे बोर्ड के पास। तो रेलवे बोर्ड आपकी सारी चीजों को डिनाई करके उनके बियॉन्ड जाकर भी एक्शन ले सकता है। रेलवे बोर्ड चाहता है कि इसको नौकरी मिलनी चाहिए, उसको लग गया फाइल तो उसको नौकरी दे दे। पहले ये पावर्स जीएम डीआरएम इनके पास भी थोड़ी थोड़ी होती थी, लेकिन ये इसका मिसयूज करने लग गए, तो फिर ये पावर सारी रेलवे बोर्ड ने ले ली। तो कुल मिला के आपसे इनके बीच में क्या कहा जा रहा है, देखो 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच में अगर ट्रांसफर हुआ है तो ज्वाइनिंग टाइम है ये कितना होगा सर, ये रहा 12 डेज। तो बताइए क्या आंसर होगा, 12 डेज आपका आंसर होगा। इसके लिए आपको सीटीजी भी मिलता है, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। अगर 20 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर ट्रांसफर हुआ है तो केवल आपके बेसिक का, डीए नहीं है ध्यान रखना, केवल आपके बेसिक का 80% आपको मिलेगा। और 20 किलोमीटर के अंदर है तो इस 80% का 1/3 मिलेगा सर, 33 से 1/3%, 80% का 1/3 मिलेगा। सीटीजी होता है कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। अगर आप सामान लेके जाते हैं तो आप बिल्टी वगैरह सारी चीजें रिकॉर्डेड देते हैं तो उसका पैसा भी मिल जाएगा आपको। बोलो क्लियर। तो एक प्रकार से ये सारी चीजें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर होने पर मिलते हैं। लेकिन अगर आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पर या म्यूचुअल ट्रांसफर पर जाते हो तो ना तो ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, ना सीटीजी मिलेगा। खुद की छुट्टियां लगाओ और खुद के भी आप पर सारे काम करो, क्योंकि ये ट्रांसफर आपने खुद की इच्छा से लिया है, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों की वजह से लिया है। ठीक है, तो ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन हुआ दोस्तों। नेक्स्ट, हु कैन सैंक्शन ज्वाइनिंग टाइम बियॉन्ड 30 डेज। देखो कितना शानदार चीजें हैं। आपसे कह रहा है, अभी तक हमने तो केवल इतना ही पढ़ा ना कि अगर आप 1000 किलोमीटर के अंदर की बात कर रहे हैं तो आपको जो ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा ये 10 डेज मिलेगा। 1000 से 2000 किलोमीटर के अंदर हमने पढ़ा कि आपको 12 डेज मिलेगा, और 2000 किलोमीटर प्लस अगर आपको मिलता है तो आपको 15 डेज मिलेगा, और 8 बाई एयर ट्रेवल किया है तो 12 डेज ही मिलेगा। ये तो उसके बियॉन्ड जाके सवाल पूछ रहा है, इतना कौन पूछता है, लेकिन चलो पूछ लिया है तो जवाब दे देते हैं। अगला कह रहा है हु कैन सैंक्शन ज्वाइनिंग टाइम बियॉन्ड 30 डेज। 30 डेज के ऊपर भी सीधा सीधा ये पूछना चाह रहा है कि 30 दिनों से ज्यादा का ज्वाइनिंग टाइम कौन मंजूर कर सकता है। पीएचओडी पावर ही नहीं है, जनरल मैनेजर पावर ही नहीं है सर किसी के पास भी, डीआरएम पावर ही नहीं है, केवल ये पावर किसके पास है, रेलवे बोर्ड। तो कभी भी नियर बाई जाओ और चीजें बहुत बियॉन्ड जाकर दे रखी हो तो रेलवे बोर्ड पे आप नियर बाई जा सकते हो, क्योंकि रेलवे बोर्ड के पास ही सारी पावर होती है। वर्तमान में चेयरमैन कौन है, सतीश कुमार है, श्री सतीश कुमार। तो ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी, ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं इससे आगे। 14 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर टाइप टेस्ट ऑन प्रमोशन फ्रॉम अर्थ वाइल ग्रुप डी टू जूनियर क्लर्क एंड 13 1/3 जूनियर क्लर्क टू सीनियर क्लर्क। आपसे सीधा सीधा ये कह रहा है कि करंट ऑप्शन आपको चूज करना है, और अब आपका प्रमोशन हो रहा है किसी का ग्रुप डी से, चतुर्थ श्रेणी से प्रमोशन हो रहा है। किसमें, जूनियर क्लर्क होता है लेवल 2 और जूनियर क्लर्क से सीनियर क्लर्क होता है लेवल 5। अगर इनमें आपका पोस्टिंग हो रही है तो फिर आपके लिए इनमें से कौन सा सही है, आपसे ये पूछना चाह रहा है। देखना कितना गजब सवाल कल के आएगा। आप देखिए, हिंदी में पढ़ लेता हूं। पूर्वरत ग्रुप डी से जूनियर क्लर्क और 13 1/3 जूनियर क्लर्क से सीनियर क्लर्क, मतलब एक प्रकार से एलडीसी एग्जाम दिया आपने, और एलडीसी एग्जाम देके सीनियर क्लर्क के प्रमोशन पर टाइप टेस्ट के लिए कौन सा ऑप्शन सही है टाइप टेस्ट के लिए। तो अब सुनो, पहला, पीसीपीओ इज कंपिटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट मोर देन 2 अटेम्प्ट्स एट टाइप टेस्ट। क्या पीसीपीओ वह कंपिटेंट अथॉरिटी है जो 2 से ज्यादा टाइप टेस्ट, 2 बार आपको मौके मिल गए उसके बाद में वह अप्रूवल दे सकता है? क्या पीसीपीओ वह है? प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी टाइप टेस्ट में 2 से ज्यादा मौके देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है, बाद में बात करेंगे है या नहीं है। सेकेंड ऑप्शन, टाइप टेस्ट इज एग्जेम्प्टेड आफ्टर द एज ऑफ 45। 45 साल की उम्र के बाद टाइप टेस्ट से छूट मिल जाती है, सही है या नहीं है, अभी बात करेंगे। 2 टाइप टेस्ट के बीच 6 महीने का अंतर जरूरी है। ए 6 मंथ गैप इज नेसेसरी बिटवीन 2 टाइप। 2 टाइप टेस्ट के बीच में 6 महीने का अंतर होना चाहिए। आपने आज करा लिया और कल करा लिया हो तो फेल ही होगा बेचारा, तो इसलिए उसको टाइम दो। तो 2 टाइप टेस्ट से पहले कितने मंथ का अंतर होना जरूरी है, 6 महीने का। और लास्ट है, मेडिकली डिकैटेगराइज एम्प्लॉय जो रनिंग से नॉन दूसरी में आए हैं या टेक्नीशियन से और कोई पोस्ट पे गए हैं, तो डिकैटेगराइज एम्प्लॉइज ऑन एब्जॉर्प्शन इन मिनिस्ट्रियल कैटेगरी, अगर मिनिस्ट्रियल कैटेगरी में एब्जॉर्व करते हैं, आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पासिंग द टाइप टेस्ट, मतलब उनको टाइप टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है। चिकित्सा विकेंद्रीकृत कर्मचारियों को मंत्रालयिक वर्ग में सम्मिलित होने पर टाइप टेस्ट पास करने से छूट है। तो आपसे क्या कहना चाह रहा है इसको अभी देख लेते हैं। अगला कह रहा है 1 गलत है,
एक नंबर गलत है, मतलब पीसीपीओ दो बार से ज्यादा छूट नहीं दे सकता, पहला तो गलत हो गया। फिर कह रहा है 2, 3, 4 आर ट्रू, मतलब क्या हुआ इसका कि सेकंड वाला सही है, 45 साल के बाद में टाइप टेस्ट में छूट है सर, 45 साल की उम्र हो जाएगी तो। दो टाइप टेस्ट के बीच में 6 महीने का अंतर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, तो साफ साफ ही नजर आ रहा था। और अगर कर्मचारियों को मंत्रालयिक वर्ग में सम्मिलित होने पर टाइप टेस्ट पास करने से छूट है, ये आपसे कह रहा है कि जो मेडिकली डीकैटेगराइज हैं उनको मिनिस्ट्रियल कैटेगरी में क्या टाइप टेस्ट के लिए, तो वो तो पहले से ही बेचारा मेडिकली डीकैटेगराइज है, उससे आप क्या टाइप टेस्ट कराओगे। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला जो पीसीपीओ को आपने पावर दे रखी थी वो नहीं है, वो गलत है, बाकी तीनों सही है। 6 महीने का गैप भी होना चाहिए, 45 साल की उम्र के बाद में छूट भी है, और डी कैटेगराइज लोगों को टाइप टेस्ट मिनिस्ट्रियल स्टाफ में टाइप टेस्ट के लिए छूट है। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है? बहुत शानदार, लाइक कर दो, हम जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए उसके लिए लाइक, एक लाइक से हमें कितना मोटिवेशन मिलता है बताओ, कितनी शानदार। आप लाइक बढ़ाओ तो सही, आप अगली क्लास इतनी गजब और लेके आएंगे जितनी इससे भी गजब। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन चुने, आपसे कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट चूज करो। क्या है देखिए आगे, तो आपसे कहना चाह रहा है पहला, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज एडमिसिबल एट ट्रिपल द नॉर्मल रेट टू एम्प्लॉइज विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। मतलब कुल मिला के ये कह रहा है कि बेंचमार्क विकलांगता वाले कर्मचारियों को सामान्य दर से 3 गुना परिवहन भत्ता मिलता है। कब मिलता है? 2 गुना मिलता होगा शायद, 3 गुना तो नहीं मिलता होगा। बोलो क्लियर, 2 गुना मिलता होगा ना, जो भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी ऑफिस आने जाने के लिए टीपी बोलते हैं मन शॉर्ट में, तो ये 3 गुना तो नहीं मिलता, 3 गुना नहीं एक्स्ट्रा मिलता है थोड़ा। एक्स्ट्रा कितना मिलता है? मेरे 2 टाइम्स मिलता होगा मेरे हिसाब से। अगर आपको ध्यान है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, अगर जो सही कमेंट करेगा उनसे हम पर्सनली थैंक यू बोलेंगे उसे, लेकिन गलत कमेंट मत करना थैंक यू बुलवाने के लिए, ठीक है? अरे कम से कम होशियारी का काम करें तब जाके थैंक यू बोलेंगे। अब देखिए अगला है, एन एम्प्लॉई अंडर सस्पेंशन इज एंटाइटल्ड फॉर ट्रांसपोर्ट अलाउंस। क्या सस्पेंशन वाले कर्मचारी को परिवहन भत्ते का हकदार है? हकदार तो नहीं है, लेकिन अगर वो 1 महीने में 1 दिन भी फिर ड्यूटी कर लेता है तो हकदार है। सस्पेंशन में ये सीधा ये कहीं नहीं रहा कि 1 दिन भी ड्यूटी करे, ये तो ये कह रहा है सस्पेंशन में है तो नहीं मिलेगा, ड्यूटी करेगा तभी तो मिलेगा। आप ऐसे क्यों सोच रहे हो सर सस्पेंशन 28 दिन ही हो, 28 डेज ही हो, बोला है क्या? नहीं बोला तो क्यों दिमाग लगा रहे हो? अगला कह रहा है सस्पेंशन में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, ड्यूटी पर होगा तो मिलेगा, तो सीधी सी बात यह है। अगला, जहां निलंबन की अवधि किसी कैलेंडर महीने को आंशिक रूप से कवर करती है वहां उस महीने के लिए पूरा परिवहन भत्ता देय होता है। कुल मिला के आपसे ये कहना चाह रहा है कि अगर सस्पेंशन वेयर सस्पेंशन पीरियड कवर से कैलेंडर मंथ पार्शियली, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज पेबल फॉर दैट मंथ फुल्ली। देखो अगर आपने कहीं और ड्यूटी की है या हेडक्वार्टर से बाहर ड्यूटी की है फिर 1 दिन आकर ड्यूटी कर ली, या आप छुट्टी पर रहे हैं फिर 1 दिन ड्यूटी कर ली तो मिलेगा, लेकिन सस्पेंशन में नहीं मिलता है। सस्पेंड रहे हैं तो पूरा कैसे मिल जाएगा आपको? अब ड्यूटी नहीं आई सस्पेंशन में, तो आप कहेंगे सर छुट्टी पर भी तो नहीं आए थे। वो छुट्टी वाला एक एक्सेप्शन है कि आप 1 दिन भी ड्यूटी कर लेंगे, पूरे महीने छुट्टी पर और 1 दिन ड्यूटी कर लेंगे तो टीपी मिल जाएगा, लेकिन सस्पेंशन पर रहने पर टीपी नहीं मिलेगा सर। बोलो क्लियर है, पूरा नहीं मिलेगा, उस महीने के लिए पूरा परिवहन भत्ता दे होता है तो पूरा परिवहन भत्ता दे नहीं होता। बोलो ठीक है, कितना शानदार शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। अब तक तो लाइक किए से बोछार बन जानी चाहिए थी, मुझे कहना हर बार कहना पड़ता है, बताइए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आप क्वेश्चन का लेवल समझ सकते हैं, क्वेश्चन का लेवल, कितने शानदार क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो क्वेश्चन का कितना शानदार लेवल है आप खुद ये देखिए। तो यहां कहना चाह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्न में से कौन सा कथन सच है। अगला कह रहा है दिव्यांग बच्चों वाले रेलवे कर्मचारियों को सीईए डबल रेट पर मिलता है। बिल्कुल डबल रेट पर मिलता है। नॉर्मल जो कर्मचारी हैं उनका 50% डीए होने के बाद डे स्कॉलर जो बच्चा है उसको 33,750 रुपए मिलते हैं साल के, एक बच्चे के 33,750 रुपए। और अगर वो हॉस्टलर है तो इसको 3 गुना कर लो, मतलब 1,01,250 रुपए ये मिलते हैं हॉस्टलर बच्चे को। लेकिन अगर बच्चा अगर दिव्यांग है तो डबल मिलेगा सर, अगर हॉस्टलर है तो भी डबल मिलेगा, तो मतलब 67,500 रुपए के लगभग मिलेगा। बोलो क्लियर है, तो यहां पर ये हमने बात की है तो ये डबल रेट से मिलता है, तो ये पहला ऑप्शन तो सही है सर। दूसरा ऑप्शन कह रहा है अगर बच्चा दिव्यांग बच्चा शारीरिक रूप से स्कूल नहीं जा पाता। देखो कितना शानदार सवाल है, आपके दिमाग में आएगा कि दिव्यांग बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा, अब स्कूल नहीं जा रहा तो क्या स्कूल के अब वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा? स्कूल तो लिख के, जब स्कूल ही नहीं जा रहा तो सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा?
और आप तो वो सर्टिफिकेट जमा कराते हो तब जाके आपका बच्चों का स्कूल से वेरीफाई करा के लाते हो ना सारे, तब जाके CEA मिलता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बच्चों की पढ़ाई का पैसा। तो अगर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो क्या मिलता है क्या? तो यहां तो आप डूब जाओगे सर। मिलता है, मिलता है बिल्कुल। तो अगर बच्चा शारीरिक रूप से स्कूल नहीं जा पाता तो भी CEA मिलेगा क्या? बिल्कुल, दोनों सही है आपके पास। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, बोथ आर राइट। बोलो क्लियर है क्या? तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही रखते हैं, वरना क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे हैं, इतने क्वेश्चन है कि आप ये मान लो करते करते थक जाएंगे। तो कुल मिला के हमने बहुत सारे क्वेश्चन लिए सेशन के अंदर, और आपने सारे क्वेश्चन देखे होंगे। तो हमने हाल ही में वास्तव में ये जो थंबनेल लगाया है, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि 2026 में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने डीप क्वेश्चन आ रहे हैं। ये रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स का LDC पेपर्स का थोड़ा सा नजरिया हमने आपको दिखाया था। वास्तव में आपको पसंद आया हो और आपको ऐसा लगे कि नहीं सर ऐसी ही चीजें हमारे पास लाकर रखिए, आप लिखकर भी पढ़ सकते हैं, लिखने से ये चीजें ज्यादा याद होंगी, तो ऐसी चीजें हम आप तक अवेलेबल करा सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन है अभी, उनको भी हम आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये एक ऑथेंटिक चैनल है और यहाँ पर रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स की सटीक तैयारी कराई जाती है दोस्तों। बोलो क्लियर? अगर आपको स्टडी मटेरियल की नीड है तो भी हमने बात कर रखी है। आप देख रहे थे रेलवे नॉलेज चैनल, RV सर के साथ विदा लेता हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। पेपर का स्तर आपने देख लिया है महाराज, पेपर का स्तर बहुत शानदार है, और पेपर का स्तर बहुत शानदार है तो उस स्तर के अकॉर्डिंग आपका कुल मिला के और पेपर अच्छा निकलना चाहिए। हमेशा तैयारी ऊंचे दर्जे की होनी चाहिए, अच्छी तैयारी होगी, अच्छी प्रिपरेशन होगी, तभी जाके सिलेक्शन मुकम्मल हो पाएगा। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्लासों का आनंद लेते रहिए, पुरानी क्लासें बार बार देखिए ताकि वो क्लासें आपको याद हो जाए। फिर मिलेंगे। महिलाओं और बच्चों का ध्यान रखिए, सम्मान करिए, और नई क्लास में नई ऊर्जा, नई क्वेश्चन और बेहतरीन डीप नॉलेज के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।